Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Waleed bin Saad and I'm an officer of 47th Common. ये फेडरलिज्म पे दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सिर्फ एज एन आइडिया इसको डिस्कस किया था। आज हम हिस्टोरिसाइजिंग फेडरलिज्म पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के जरिए ये फेडरलिज्म का जो क्राइसिस है ये क्रिएट हुआ पाकिस्तान के अंदर। इसमें हम क्या चीज देखेंगे कि कैसे सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप हमारा खराब रहा, किन बेसिस पे। जिसमें हुआ ये कि पावर की डिवीजन जो है उसके ऊपर कोई क्लियर कट बातचीत नहीं हो सकी और सेंटर ने अपने पास पावर रखी। ये मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान जब बना था तो ये प्रोविंसेस ने बनाया था, और प्रोविंसेस ने जब इसको बनाया तो कायदे आजम की पूरी पॉलिटिक्स, और जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कि प्रोविंसेस को ज्यादा एम्पावर किया जाए। क्योंकि कायदे आजम को नजर आ रहा था कि मुसलमान जो हैं अगर विद इन इंडिया रहते हैं तो वो प्रोविंसेस के अंदर, कुछ प्रोविंसेस में जिसमें उनकी मेजोरिटी है, वहां पे अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो आप नहीं आ सकते। तो इससे रिलेटेड हम इसको देखते हैं फेजेस में। इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको फेजेस में मिलेगी। कुछ प्रॉब्लम्स रहे फेडरलिज्म के, जो जनरल मैं आपको बता देता हूँ। 1947 से लेकर 1970 तक कोई प्रॉपर इलेक्शन नहीं हुआ। दरमियान में अयूब साहब के दौर में, अयूब खान जो हमारे डिक्टेटर थे पहले, उनके दौर में जो इलेक्शन भी हुए वो भी बीडी मेंबर्स के हिसाब से हुए, बेसिक डेमोक्रेसीज के हिसाब से। वो उसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थी, यानी कि थ्रू आउट पाकिस्तान वोटिंग नहीं हुई थी। तो उसके अलावा 1970 में जाके पहली दफा हमने बलूचिस्तान को सूबा बना रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमें नजर आता है कि कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स थे पाकिस्तान के बनते ही कि हमने इनको सिक्योरिटी स्टेट बना दिया है। और इतना पैरानोया था इस स्टेट के अंदर शुरू में कि पहले 10-12 साल तो डिबेट ही प्रॉपर नहीं हो सकी, क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप जो बैठे हुए थे वो नहीं चाहते थे कि पावर जो है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुंचे। तो 1947 से 1958 का ये पहला फेज, जिसमें कायदे आजम की पहले डेथ हो गई। कायदे आजम वॉज द ओनली लीडर जो पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को समझते थे, बाकी सारे प्रोविंशियल लीडर्स थे। तो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप जो है वो फेस किया पाकिस्तान ने। फिर ये अनसर्टन रही इस पीरियड के अंदर। पाकिस्तान के दो विंग्स थे, एक बांग्लादेश जो अब है 1971 में वो अलहदा हुआ। उसकी जो रीजंस है वो भी फेडरलिज्म के क्राइसिस के अंदर ही मौजूद है कि क्यों वो अलहदा हो गया। तो विद इन वेस्ट पाकिस्तान 4 सूबे थे, उसमें से एक सूबा मैंने बताया बलूचिस्तान जो है उस वक्त बनाया ही नहीं गया। और बलूचिस्तान में खान ऑफ कलात ने रिजेक्ट कर दिया शुरू में, तो फौजें भेज के कायदे को इसको इल्हाक कराना पड़ा। फिर गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका जो है उसको नॉर्दर्न जो है एरियाज ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया, और उनको भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी रखा गया। तो ये इनिशियल स्टेजेस में मामला चलते रहे। फिर 1950s के अंदर लियाकत अली खान को मार दिया गया। लियाकत अली खान ने भी मिलिट्री और इनसे दूरी रखी, क्योंकि ये अंग्रेजों के बनाए हुए पावर इंस्टीट्यूशंस थे। अंग्रेज खुद इसमें सर्व करते थे एज ऑफिसर्स। तो जब इन इंडियंस को मिला, यानी पाकिस्तानी जो लोग थे, जब उनको ये मिला तो यहाँ पे पावर डिवीजन उस तरह नहीं हुई। और आज भी हम देखते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी आर्मी के अंदर वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो इसको शहनशाहियत की नज़र से रखते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स रहे और ये परसिस्ट किए पाकिस्तान में। इसकी रीजन भी इसके अंदर है फेडरलिज्म में, तो इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। 1954 में फिर बोगरा फार्मूला एक दिया गया, जिसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज थी उन दोनों विंग्स के अंदर जो लीडरशिप थी, उसमें एक चीज समझने वाली है कि पंजाब वॉज डोमिनेंट। पंजाब की एलीट अमीर भी ज्यादा थी। पंजाब की एलीट जो है वो उर्दू चाहती थी, इसलिए उर्दू को पहले जुबान रखा गया, जिसकी वजह से एक लैंग्वेज क्वेश्चन भी आ गया बिटवीन द टू विंग्स। आबादी के लिहाज से हम कम थे। इधर जो आज का पाकिस्तान है उसमें 46% आबादी थी, और ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है उसमें 54% आबादी थी। तो 54% का ज्यादा डेमोक्रेटिक राइट बनता है कि उनकी बातें मानी जाए। लेकिन कायद को भी नजर आ रहा था कि इंटरेस्ट ग्रुप्स इधर के ज्यादा स्ट्रोंगर हैं और पैसे वाले भी हैं, जो मुझे चाहिए भी सही गवर्नमेंट के लिए। तो कायद आजम ने शुरू शुरू में एक इनसेंसिटिव डिसीजन लिया। मेरे ख्याल में वो इनसेंसिटिव डिसीजन था जब आपने उर्दू को जुबान बना दिया। कायद आजम वॉज एन अनडिस्प्यूटेड लीडर, लेकिन उसके बाद फिर मसला शुरू हो गया।
तो एक पैरिटी का आइडिया निकाला गया कि जी दोनों विंग्स को इस तरह रखा जाएगा कि वेट बराबर हो। तो बोगरा वाज अ पॉलिटिशियन, और वो थे भी फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है। तो जितने भी आप ईस्ट पाकिस्तान के लोग देखेंगे, लीडर्स देखेंगे, वो समझदार थे निस्बतन। उनका ये फार्मूला एक्सेप्ट हो गया, इसमें दोनों लैंग्वेजेस का लिखा गया, और इसी के बेसिस पर कहा गया कि हम 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। तो हुआ ये कि 1950s के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उसके प्रेसिडेंट पहले कायदे आज़म खुद थे, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। मौलवी तमीजुद्दीन साहब फिर उसके प्रेसिडेंट बने। उन्होंने ये देखा कि 1935 एक्ट जो कि सेंटर की तरफ ज्यादा पावर को डाइवर्ट करता था, सब्जेक्ट सारे सेंटर की तरफ रखता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ था, और ब्रिटिशर्स अपनी पास पावर ज्यादा रखना चाहते थे। तो मुजीबुद्दीन साहब ने सबसे पहले इसको चेंज करने की कोशिश की कि भाई इनके पास पावर नहीं होनी चाहिए। पहली तो बात है, गवर्नर जनरल से पावर ली जाए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो जिसके पास पावर हो, और पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट्स जो है वो हमें डिवॉल्व करने चाहिए, और सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप को भी बेहतर करना चाहिए। गवर्नर जनरल से अब पावर चली जानी थी, तो गवर्नर जनरल जो उस वक्त के थे, गुलाम मोहम्मद, उन्होंने जब इस पावर को संभाला, तो उन्होंने तमीजुद्दीन की इस असेंबली को खत्म किया, और मौलवी तमीजुद्दीन को नजरबंद कर दिया ना। ये बड़ा मजे का एक केस है जो सिंध हाई कोर्ट में फिर चैलेंज हुआ, और सिंध हाई कोर्ट में तमीजुद्दीन साहब ने अपना वो पेश किया, जिसमें 1935 एक्ट के हिसाब से जो शिक थी, उसमें उस सेक्शन के हिसाब से गवर्नर जनरल हैड द राइट कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहीं बात नहीं की गई। तो इस बात पे सिंध हाई कोर्ट ने इनको जिता दिया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया, जहां जस्टिस मुनीर साहब बैठे हुए थे, जो कि चीफ जस्टिस थे उस वक्त के। तो चीफ जस्टिस साहब ने गुलाम मोहम्मद साहब को जिता दिया, स्टेट को जिता दिया। उन्होंने कहा नजरिया जरूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत आज इस चीज की जरूरत है, क्योंकि हम स्टेबल नहीं है, तो हमें स्टेट का साथ देना चाहिए। अब 1954 में ये खत्म हो गई, दोबारा से सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, लेकिन वो एक लूप होल प्रोवाइड कर दिया उन्होंने, एक प्रेसिडेंट बता दिया, जिसमें नजरिया जरूरत जो है ना, वो पाकिस्तान में फिर आगे भी यूज होता रहा है। जो भी अनडेमोक्रेटिकली हमारे आइन को साइड पे करती रही हैं डिक्टेटर्स, वो एक जो उनको लेजिटिमाइज करती थी उनकी गवर्नमेंट को, वो जुडिशरी करती रही है, और ये नजरिया जरूरत के तहत ही। तो जस्टिस मुनीर साहब ने फिर बाद में एक किताब भी लिखी, फ्रॉम जिन्नाह टू ज़िया, जिसमें उन्होंने माफी भी मांगी कौम से कि मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे से बहुत गलती हुई, लेकिन आपकी माफी हमें नहीं चाहिए, आप जो कर गए हैं वो हमारे लिए बड़ा अजाब बना है। खैर, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आया, और उसमें वन यूनिट फार्मूला लगाया गया, बोगरा फार्मूला को खत्म कर दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया, वन यूनिट बना दिया गया। अब वन यूनिट ये था कि पूरा जो वेस्ट है उसमें 4 प्रोविंसेस खत्म, सिर्फ एक काउंट होगा, और ईस्ट भी एक काउंट होगा। इन्होंने ये पैरिटी को बरकरार रखने के लिए ये किया कि अगर आप आइंस्टाइन को भी बुलाते ना, वो भी ये ना कर सकता जो इन्होंने अचीव किया, कि 46% को 50 कर दिया, और 54% को 50% कंसिडर कर लिया। अब दोनों जो है 50-50 वे रखते हैं, तो बड़े सूबे को तो ये एक्सेप्टेबल था ही नहीं, इधर वाले सूबे भी इसको रिजेक्ट करते रहे, क्योंकि पावर जो है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज कर ली गई, और तमाम सूबों की डिमार्केशन खत्म कर दी, आइडेंटिटी खत्म कर दी। और भी काफी सारे इससे इश्यूज क्रिएट हुए, तो इसको भी देख लीजिएगा, ये जो पाकिस्तान अफेयर्स आप में पढ़ेंगे वो इन चीजों को देखेंगे। अब फर्स्ट coup हुआ 1958 में, और 1969 तक वो डिक्टेटर साहब बैठे रहे हैं। ये सेकंड फेज है, यहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर हुआ बाकायदा तौर पे, इन्होंने अपनी वो जड़ें जमा ली। 1962 में अगला आईन हमारा आया, जो कि प्रेसिडेंशियल बेसिस पे था, उसमें प्रेसिडेंट बनाए गए अयूब खान साहब, और इसमें दोबारा से वही हुआ कि सेंटर की तरफ ज्यादा पावर रखी गई, और वन यूनिट को कंटिन्यू किया गया। वन यूनिट आप देख लें, आप 1947 से लेकर 1956 तक वो हुआ, 1956 में वन यूनिट बनाया गया, और वन यूनिट कंटिन्यू हुआ टिल 1969। अब 1969 से 1971 तक थर्ड फेज है, जिसमें अयूब साहब जो है वो रिजाइन कर गए, याया साहब को बिठा गए। याया साहब ने फिर इलेक्शन, पहला फ्री एंड फेयर या ओनली इलेक्शन जो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर हुआ है, और हुआ भी पहली दफा है, वो हुआ है 1970 में, जिसमें इस साइड पे भुट्टो साहब जीत गए, और उस साइड पे याया साहब जीत गए। अब हुआ, आप इस हिस्ट्री जो है ना वो अयूब दौर में है। अयूब दौर में क्या हुआ था कि इन्होंने पीडी मेंबर्स के जरिए जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाया, 80,000 जो लोग थे, उनमें से ज्यादातर लोग अयूब खान साहब ने खुद रखे हुए थे। उनकी पेज, उनकी हर चीज अयूब खान साहब खुद।
अपने साइनों से। तो इस चीज को कैश कराया अयूब साहब ने, और मादरे मिल्लत, पहली दफा किसी वर्ल्ड हिस्ट्री में ये हुआ होगा कि मादरे मिल्लत जो है, जो कि आपके बानी की बहन थी, वो फाउंडर की बहन हार गई इलेक्शन। ये चीज जो है ये कंटिन्यू होती है। और इधर भी फिर थर्ड फेज में यही आया कि अयूब साहब ने जब याया को दिया और याया ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, तो एक कोई पॉलिटिकल रूट्स नहीं थी जब इलेक्शन हुआ है। आपने बहुत सारे लोगों को वोटिंग करवाई, लेकिन कोई डीप रूट्स नहीं थी, जिसकी वजह से ईस्ट का वेस्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ग्रास रूट लेवल पे ताल्लुकात होने चाहिए थे बिटवीन द टू विंग्स, लेकिन वो तोड़ दिए गए। वो जब उखाड़े अयूब के दौर में, तो उसकी वजह से जब इलेक्शन करवाया, तो वो इलेक्शन इस साइड पे सिर्फ भुट्टो जीत गया, उस साइड पे सिर्फ याया जीत गया। तो दोनों साइडों के स्टेक भी खत्म हो गए थे एक दूसरे के। अब यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा हुई, और हालात जो क्रिएट हुए उसकी वजह से फिर हमारा एक विंग हमसे अलहदा हो गया। तो डिबैकल ऑफ ढाका जो है उसका भी वन यूनिट और इस तमाम फेडरलिज्म के क्राइसिस के अंदर जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। 1971 में भुट्टो साहब ने गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा तौर पे संभाल ली। बेसिकली उसकी रीजन पहले यही बनी थी कि याहिया साहब जो है ना पावर को देना नहीं चाह रहे थे। जो भी डिक्टेटर आता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है पावर को देना। भुट्टो साहब ने खैर तमाम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की। 1973 में उन्होंने एक आइन बनाया जो कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और ये आज भी इसकी जो ये बात है कि 1973 के बाद से हमें किसी और आइन की, या हमारे उसके बाद भी दो डिक्टेटर्स आए हैं और उसको चेंज नहीं, खत्म नहीं कर सके उस आइन को। उसकी स्ट्रेंथ कंसेंसस में थी, और इसकी वजह से हार्ड बार्गेन भी कुछ करने पड़े, जिसमें मुसलमान की डेफिनेशन है। भुट्टो साहब जो है वो सोशलिस्ट पार्टी में से थे, लेकिन रिलीजियस जो पार्टीज थी उनको खुश करने के लिए बेसिकली भुट्टो साहब ने इसका जो है प्रचार भी किया, और उनको ये हार्ड बार्गेन करना पड़ा। हालांकि रिलीजन जो है वो यूज नहीं करना चाहते थे पहले 1960s के अंदर। लेकिन बाहर वाली हवाएं भी चली हुई थी, जिसमें ऑयल क्राइसिस भी एक, आपको याद होगा 1973 में ही ऑयल क्राइसिस आया, जिसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने यूएस को पेट्रोल बेचने से, फॉरेन पावर्स को पेट्रोल बेचने से इनकार कर दिया था इसराइल की वॉर के ऊपर। तो ये कुछ थी, जिसमें इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी 1974 में हुई है। तो इस्लाम की एक हाइप क्रिएट हुई हुई थी उस दौर के अंदर। तो इसके बैकड्रॉप में ये था। फिर 10 इयर्स जो है ना वो दिए गए। उस वक्त क्या किया गया, भुट्टो साहब ने 1973 में 3 लिस्ट बनवाई थी। एक फेडरल लिस्ट थी, एक कॉन्करेंट लिस्ट थी, और एक प्रोविंशियल लिस्ट। तो वो थी जो इसमें नहीं होंगे वो प्रोविंशियल लिस्ट में होंगे। कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिसमें सेंटर और प्रोविंसेस दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों को क्लैश आएगा तो फेडरेशन का जो लॉ बनाया हुआ लेजिस्लेटिव बॉडी ने वो प्रिवेल करेगा। तो ये ही मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन करना था, कि जब मैं ये कह रहा था कि इस आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैं सिर्फ जनरल एक्सप्लेनेशन के लिए कह रहा था कि आइन के अंदर जो है, जो आपकी 3 पिलर्स हैं उसके अंदर डिवीजन होती है, ताकि लोअर लेवल तक भी आपकी कोर्ट्स हैं हों, और वो भी आपको जो है आसानियां प्रोवाइड करें। लेकिन जो आपकी फेडरलिज्म का जो क्राइसिस होता है वो बेसिकली दो जो है पिलर्स के दरमियान का मसला होता है। क्योंकि देखें, कोर्ट का क्या है, सब्जेक्ट ही इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, उसमें इतना मसला नहीं होता, और वो काफी डिफाइंड है। जो मसला आता है वो आता है कि प्रोविंशियल असेंबली और सेंटर की असेंबली, जो नेशनल असेंबली या सेनेट है, वो किस किस चीज पे लेजिस्लेट कर सकते हैं, किस चीज पे लॉ बना सकते हैं। अब जिस चीज पे वो लॉ बना सकते हैं, उसी जगह पे फिर उसका एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए जो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये डिसरप्शन थी, ये बेसिकली इन लिस्ट के ऊपर थी। और फिर इन्होंने ये करके कहा कि अभी सूबे तैयार नहीं है, तो आफ्टर 10 इयर्स जो है हम इस पे इलेक्शन जो है ना दोबारा से इसको वो करेंगे। लेकिन हुआ कि 1977 में ये पूरा मामला ही डिरेल हो गया, और नया एक जर्नैल आ गया, जिया साहब। ठीक है, जियाउल हक साहब आ गए। ये तबाही और बर्बादी थी, इसलिए मैंने यही लिखा है कि इस बंदे ने इस्लामाइजेशन की पॉलिसी लगाई। वो अफगान वॉर थी हमारी 1979 की, और डिक्टेटर की ये मजबूरी होती है क्योंकि वो आउटसाइड देख रहा होता है। तो उसके लिए ये मजबूरी हो जाती है कि मैं किसी तरह लेजिटिमेसी अपनी बनाए रखूं, ताकि मैं लॉन्ग टर्म तक वो कर सकूं। 90 डेज का वादा करके गए थे, और इन्होंने 1985 तक कोई इलेक्शन नहीं करवाया, और 1985 में भी जो करवाया वो हमारे सामने है। जितने भी डिक्टेटरशिप में इलेक्शन हुए वो नॉन पार्टी बेसिस पे हुए, जो बीडी मेंबर, जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया था। तो इन्होंने तबाही और बर्बादी मचाई, और इसमें भी प्रेसिडेंशियल पावर्स को बढ़ा दिया गया। 58(2)B का आपने सुना होगा। 58(2)B जो है वो यही था कि असेंबली को आप डिसॉल्व कर सकते हैं,
तो कोर्ट्स आपको स्पेस प्रोवाइड करती हैं, फिर लेजिस्लेशन के अंदर आप अपने लोग बिठा के उसमें चेंजेस करवा के ऐसी तरमीम, एट्थ अमेंडमेंट जिसको कहा जाता है, एट्थ अमेंडमेंट के जरिए इन्होंने 58(2)B ऐड करवाया था, जिसमें असेंबली को डिसॉल्व कर सकते थे। तो उसके बाद से ज़िया साहब की 1988 में डेथ हो गई क्रैश में, और 98 से 99 तक ये जो एक डेकेड से ज्यादा का पीरियड है बेसिकली, ये सिक्स्थ फेज है, जिसमें मडलिंग 90s भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती थी फिर चेंज हो जाती थी। जो प्रेसिडेंट थे, जो ज़िया साहब के बाद बन गए ऑटोमेटिकली, जो ही वो मरे तो सेनेट के जो चेयरमैन थे वो आपके वो बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। तो उनके पास भी यही पावर आ गई। अब वो जो ही उनको लगता था कि ये चेंज करने लगे हैं कुछ, तो वो उसको दोबारा से 58(2)B को चेंज होने नहीं देते थे। तो ये पूरा सिलसिला चलता रहा अनटिल और अनलेस हम 1999 पे पहुंच गए, जहां पे मुशर्रफ साहब एक और डिक्टेटर आ गए। तो आप देख लें कि हमारी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी पूरे अरसे में आई नहीं, जिसपे हम फेडरलिज्म के क्राइसिस, जिसकी वजह से ये सारे मसले क्रिएट हो रहे हैं, वो हम डिस्कस कर सके। इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कहाँ डिस्कशन होनी थी, वाटर क्राइसिस पे कहाँ डिस्कशन होनी थी, किसी भी चीज पे कहाँ डिस्कशन होनी थी कि किसका क्या रोल होगा, कौन सा इदारा बनाना चाहिए, कौन सा इदारा फ्लरिश करना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं किया। आप देखें आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट चली ही कब है, आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी भी नहीं चली। ये अभी का जो नेसेंट मॉडल है, जो डेमोक्रेटिक मॉडल है, वो तो चला ही आपका 2008 के बाद। और आप देख लें कि 90s की गलती से इन्होंने पीपीपी और पीएमएलएन और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक जो है सबक सीखा हुआ था कि अगर हम लड़ेंगे आपस में तो हमारा ही नुकसान है इन द लॉन्गर रन, और पाकिस्तान का नुकसान है। तो 18th अमेंडमेंट इस चीज के लेसन था, जो 90s के अंदर के मामलात हुए। तो 2008 में फिर नया फेज शुरू होता है, उसमें रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी हुई, और नेसेंट डेमोक्रेसी के अंदर अभी हम चल रहे हैं, जिसमें ये खुशाइन बात है कि हमारे 5 साल के टर्म्स पूरे होने शुरू हुए हैं, 2 टर्म्स अब तक पूरे हो चुके हैं। ये कंटिन्यू रहा तो इंशाल्लाह और हालात बेहतर होंगे। अभी पहले 20-25 सालों में सिर्फ रीसर्फेस होते हैं इश्यूज जो कि दबे होते हैं डिक्टेटरशिप्स में। पहले रीसर्फेस होंगे, उन पर डिस्कशन होगी, उन पर लॉज बनेंगे, उनमें एग्जीक्यूशन होगी। इस तरह हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। तो 2010 के अंदर हमने ये 18th अमेंडमेंट की है। अब अगली दफा हम इंशाल्लाह 18th अमेंडमेंट के सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। इसमें अगर कोई किसी को इशू होता है, कोई चीज ऐड करना चाहता है, मेरे से मिस हो गई हो, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं उसका इंशाल्लाह आंसर भी कर दूंगा। और इसको जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेज अगर हिस्टोरिकली आपने सही तरह कनेक्टेड वे में पढ़ लिया तो आपके लिए काफी सारी चीजों में आपको आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है थर्ड वीडियो में। इंशाल्लाह फिर बाकी चीजें भी आ जाएंगी। किसी को अगर ये लेक्चर चाहिए हो तो वो नीचे अपना ईमेल आईडी दे दो। थैंक यू वेरी मच।